नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में की चुनावी रैली। कहा, बंगाल के पिछड़ेपन, पलायन और पेयजल संकट के लिए ममता बनर्जी हैं दोषी। कहा, डबल इंजन की सरकार से होगा बंगाल का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के करीमगंज में भी करेंगे एक चुनावी जनसभा। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। संसद के बजट सत्र में आज अहम विधायी कार्य। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नई सोशल मीडिया गाइडलाइन से बेनामी खातों की पहचान में मिलेगी मदद। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में वाहन स्क्रैप पॉलिसी पर दिया बयान। गडकरी राज्यसभा में भी देंगे बयान। देश के कुछ राज्यों में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी। देश में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। देश भर में कल 20 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोरोना की वैक्सीन। और खेल की दुनिया में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज अहमदाबाद में होगा। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत के लिए जीत जरूरी। अभी इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का प्रचार अभियान तेज गति पर है। सभी दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने राज्य की बदहाली के लिए तृणमूल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर उसी की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे। दीदी बोले खेला होबे, सोनार बांग्ला होबे। दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। और रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले वामपंथियों और फिर टीएमसी की सरकार ने यहां उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में सिंचाई के लिए जितना काम होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार की वजह से पुरुलिया की पहचान देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में हो रही है। रैली के जरिए पीएम ने पुरुलिया के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से
खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। तो बंगाल की जनता को है बदलाव और विकास की दरकार। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए कुमार आलोक जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, प्रधानमंत्री ने आज साफ किया कि पश्चिम बंगाल की जनता खेला नहीं चाहती है, विकास की राजनीति चाहती है और वही राजनीति भारतीय जनता पार्टी राज्य में करना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत ही आक्रामक तेवर में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को यहाँ पर घेरा कि किस तरीके से राज्य में माफियावाद चल रहा है, किस तरीके से कटबंदी का खेल चल रहा है। और खासकर पुरलिया की चर्चा उन्होंने की कि जिस धरती पर जब सीता माता को वनवास के दौरान प्यास लगा तो उन्होंने धरती पे तीर चलाकर पानी का फव्वारा निकाला। तो सोचिए उस समय पानी की स्थिति कितनी कैसी होगी। और आज जो वाटर की स्थिति है, पानी की, पीने के पानी की जो स्थिति है, वहाँ 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर लोग पानी के लिए जाते हैं, पानी लाने के लिए जाते हैं। और खेतों में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो भी बद से बदतर है। किसान यहाँ पर भुखमरी को अग्रसर है। इसके अलावा उन्होंने पलायन की चर्चा की कि किस तरीके से पलायन यहाँ के लोगों का हुआ है। दूसरे राज्यों में लोग नौकरी के लिए गए हैं इसलिए कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो इंडस्ट्री था उसे 34 सालों के लेफ्ट के शासन ने पहले उसको बर्बाद किया और फिर बाद में 10 वर्षों के शासनकाल में टीएमसी ने उसे कुछ उन्नयन यहाँ पर नहीं होने दिया। तो इसके अलावा बहुत सारी उन्होंने बातें कही। खासकर उन्होंने कहा कि जब अगर क्योंकि 2 मई के बाद भाजपा की सरकार यहाँ बनना तय है और जब भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ विकास की झड़ी लगाई जाएगी। उन्होंने तमाम योजनाओं के बारे में बात की जो बंगाल में केंद्र से तो चला लेकिन यहाँ पर स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने जो कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो डीबीटी के मूल मंत्र पर चलती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर टीएमसी की सरकार ट्रांसफर बाय कमीशन की तर्ज पर यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी। यहाँ पर पूरा ये जो ग्राउंड है लगभग इसका कैपेसिटी 2.5 लाख 3 लाख की कैपेसिटी था और उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने आए थे। तो प्रधानमंत्री का पुरलिया आगमन एक तरह से यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को और यहाँ के मतदाताओं को एक उत्साह का एक नया संचार उनमें जरूर भरा होगा। बिल्कुल। और कुमार आलोक, हम दृश्य देख सकते हैं, बड़ी तादाद में इस रैली में महिलाएं भी मौजूद थी। वो महिलाएं जिन तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच ही नहीं सकी क्योंकि राज्य सरकार की मंशा ही नहीं थी विकास की। इन महिलाओं को भी बड़ी आस है, उम्मीद है कि बदलाव आएगा। जी, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर थी और उन महिलाओं को बांग्ला भाषा में इंटरेक्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री। और इंटरेक्ट करने के बाद उधर से भी ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा था महिलाओं की तरफ से भी, चाहे वो रोजगार की बात हो, उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, केंद्र सरकार की जो स्कीम्स थी उस स्कीम्स को उन्होंने कहा कि जैसे स्वास्थ्य योजना जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपये की है उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया यहाँ बंगाल में। तो उसमें जनता का क्या कसूर है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया जहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है ममता बनर्जी, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। इसके अलावा इंडस्ट्री पर खासा जोर रहा प्रधानमंत्री का कि कैसे बंगाल एक स्वर्णिम एक अध्याय था कि यहाँ लगभग हर जिले में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, जूट की इंडस्ट्री थी, लेकिन सारे इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं यहाँ पर और इसलिए लोगों को पलायन करना पड़ रहा है राज्य से। बिल्कुल आलोक, तो पुरुलिया की जनता से आज प्रधानमंत्री ने संवाद किया है और आश्वासन दिलाया है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक हमसे जुड़ने के लिए। और पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए हैं। इस घटना में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस पूरी वारदात पर भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस हिंसा की राजनीति का पर्याय बन गई है। और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी सरकार हिंसा प्रायोजित राजनीति करती है। घोष ने यह भी कहा कि जब तक ममता सरकार नहीं जाती, यहां के लोगों को हिंसा और भ्रष्टाचार की मार झेलनी ही पड़ेगी।
और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांगा है। तो ममता बनर्जी ने भी विकास के ममता बनर्जी भी विकास की बात कर रही हैं और जनता से वोट की इच्छा जता रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं। राजीव, दीदी ने भी कहा है कि मुझे वोट दीजिए, विकास की बात उन्होंने की है, लेकिन इतना वक्त जुमलेबाजी में ही गुजार दिया तृणमूल कांग्रेस ने, अपने अनुभवी नेता खो दिए और अब विकास की बात जनता से की जा रही है। जी रजनी, आज पश्चिम मिदनापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 3 रैलीज हैं, एक के बाद एक, और वो तीनों को ही संबोधित करेंगी। और जैसे कि आप जानते हैं, कल तृणमूल कांग्रेस ने अपनी चुनावी इश्तेहार निकाला था, जिसमें भी विकास के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो बार बार मुख्यमंत्री ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो पिछले 10 साल के सरकार की जो काम है, सरकार की जो अनुभव है, वो और सरकार में रहते हुए जो विकास और लोगों के लिए जो उन्होंने अच्छा जो कदम उठाए हैं, उसको बरकरार रखिए, उसको जारी रखिए, और इसलिए वो बार बार वोट मांग रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि थोड़ा बहुत जो आप कह रहे थी वो सब भी हुआ, लेकिन फिलहाल वो सबसे ज्यादा विकास की ऊपर जोर दे रहे हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि उनकी जो चुनावी इश्तेहार जो कि उन्होंने कल लोगों के सामने रखा, उसमें उन्होंने फिर से उस पर बात की है और एक हर महीने एक जो गरीब परिवारों को कैश बांटने, मतलब पैसा बांटने की एक बात भी उसमें कही है। तो यही सब, और खास करके वो कह रहे हैं कि लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा घर जो है बंगाल में, उनको फायदा होगा। जो अनुसूचित जनजाति है या गरीब हैं, उनको इन सब उनके जो स्कीम्स जो वो लाने की सोच रहे हैं, उससे फायदा होने वाला है। जी रजनी। राजीव, तृणमूल कांग्रेस को भरोसा है कि उसका आधार बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें पश्चिम बंगाल में बहुत गहरी हैं, लेकिन पिछले दशकों में जो हिंसा की राजनीति हुई है और तमाम खबरें सामने भी आती हैं, जिनमें से कई खबरें एकदम सच हैं, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बेहद क्रूर तरीके से हिंसा की गई है। ये एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा सवाल और एक बड़ी समस्या तृणमूल कांग्रेस के सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। हिंसा की राजनीति यहाँ तो हर समय चुनाव के पहले देखा जाता है, अब की बार भी देखा गया है। और खास करके विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ये कहना है कि उनके कई कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस की लोगों के हाथों मारे गए। और ये जो लोगों को ये भरोसा दिलाना कि हिंसा की राजनीति यहाँ लोग नहीं चाहते हैं, और ये कानून जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसको हम कहते हैं, उस पर सरकार पूरी तरह से काबू रख पाएगी, ये बात लोगों को समझाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, खास करके तृणमूल कांग्रेस के लिए। और उसकी लगातार कोशिश में लोग लगे हुए हैं। जी रजनी। बिल्कुल, सांस्कृतिक गढ़ रहा है, साहित्यिक गढ़ रहा है पश्चिम बंगाल, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले चुनावों में जनता को विकास मिले, और वही चाहती है वहां की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमसे जुड़ने के लिए। और पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री असम का चुनावी दौरा भी करेंगे। पीएम राज्य के करीमगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री असम के करीमगंज पहली बार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी और असम में घुसपैठ सहित अन्य स्थानीय मुद्दों पर करीमगंज के सांसद कृपानाथ मल्लाह और सिलचर के सांसद राजदीप रॉय के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज ने खास बात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को करीमगंज के दौरे पर आएंगे और यहाँ पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ करीमगंज के सांसद हमारी बाईं तरफ कृपानाथ मल्लाह हैं और दाहिनी तरफ डॉक्टर राजदीप रॉय जो सिलचर के सांसद हैं वो मौजूद हैं और ये दोनों सांसद पड़ोसी सांसद हैं। हम इन दोनों से बांग्लादेशी घुसपैठी के सवाल पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर। आप होस्ट हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं प्रधानमंत्री, कैसी तैयारी है? तैयारी बढ़िया से हो रही है और हमारे करीमगंज में आ रहे हैं, लेकिन पूरा बराक वैली जो 15 सीट है वो सब मिल के एक साथ कर रहे हैं बढ़िया से। तो हमें आशा है कि ये सक्सेस बहुत बढ़िया से होगा, क्योंकि बराक वैली के करीमगंज में पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। गृह मंत्री को हमने गुवाहाटी में टाउन हॉल मीटिंग में उनको सुना, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उनको हमने काफ़ी उस पर अंकुश किया है और अगर दोबारा हेमंत और सर्बानंद की जोड़ी अगर रिपीट होगी तो हम इसको और भी चाक चौबंद करेंगे, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लैंड की जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर की सीलिंग पूरा का पूरा हो गया आज का दिन में। कुछ जगह ऐसे है हम इजराइल से टेक्नोलॉजी लाके उसमें लेज़र की हम बॉर्डर की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं और आने वाले दिन में एक भी परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कुछ जगह है वैसे रिवराइन बॉर्डर जिस पे हम कुछ बॉर्डर फिजिकल बॉर्डर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाकर क्या कर सकते हैं उस पे भारत की सरकार और असम की सरकार के साथ मिल के काम कर रहा है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली आने वाले दिन में असम को सुरक्षित रखेंगे और घुसपैठ से मुक्त असम हम लोग बनाएंगे। चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके दैनिक जो मजदूरी है उसको बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। कहा है कि मात्र 167 रुपये मिलते हैं, हम उसको बढ़ाकर 365 रुपये करेंगे। तो क्या लगता है कि चाय बागान के जो मजदूर हैं उनके नाम पर कांग्रेस सियासत भी कर रही है? बीजेपी की सरकार तो 5 साल थी, इससे पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी और बागान के सारे वोट उनको ही जाता था, लेकिन आज तक कांग्रेस ने उनका एक पैसा भी नहीं बढ़ाया, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि टी गार्डन अभी बीजेपी के साथ आ गया। हमारे सरकार अलग से, उन लोगों का घर नहीं था पहले, अभी सरकार घर बना रही है। बागान के अंदर में जो लाइन होते हैं जहाँ रहते हैं लेबर लोग, उन लोगों का कभी भी कोई सरकार नहीं सोचा कि उनका भी पक्का रास्ता चाहिए। पहली बार ये सरकार लाइन का रास्ता पक्का कर रही है। पानी का फैसिलिटी पहले नहीं था, प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, उसका भी फैसिलिटी अभी हमारी गवर्नमेंट दे रही है उनको। असम में करीब 940 चाय बागान है, बराक वैली में करीब 140 चाय बागान है। उसमें दिन मजूरी कितना होता था? 70 साल में इन्होंने 65 रुपया दिया है और हमने आने का बाद, हम लोग भारतीय जनता पार्टी आने का बाद ये 65 रुपया से 217 रुपया तक गया और हमारा वादा ये है कि आने वाले दिन में ये 350 रुपया तक जाएगा। दोनों का ये कहना है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो सिर्फ हिंसा मुक्त असम ही नहीं, बाढ़ मुक्त असम और फिर चाय बागानों के जो मजदूर हैं उनके हक हुकूक के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रही है। दोबारा सत्ता में आएंगे तो और भी काम करेंगे। कैमरामैन लक्ष्मी कुमार के साथ करीमगंज असम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो असम के करीमगंज में प्रधानमंत्री आज रैली को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज प्रधानमंत्री की करीमगंज में रैली है, पहली मर्तबा वहां की जनता से वे संवाद कर रहे हैं, एक उत्साह होगा, जनता की उम्मीदें होंगी। बिल्कुल रजनी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराक घाटी में तो इसके पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये जो करीमगंज का जो इलाका है यहाँ पर पहली मर्तबा आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं जो चाय बागान का जो ये पूरा इलाका है, जो टी एस्टेट कहा जाता है, यहाँ के जो मजदूर हैं जो चाय की पत्तियाँ तोड़ते हैं और असम की जो भीनी खुशबू है उसको दुनिया भर के मुल्कों में बिखेरते हैं, वो तमाम चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो इस सभा में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। महिलाएं खास तौर पर पहुँची हैं और बड़ी तादाद में महिलाओं का हुजूम जो है पीएम मोदी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचा है।
कहीं ना कहीं एक झलक देखने के लिए जो बेताबी हम कह सकते हैं रजनी, वह तो है ही। प्रधानमंत्री से उम्मीदें भी बहुत है। यहाँ की जनता को लगता है कि पीएम मोदी आएंगे, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है। बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं धूप तेज है और चुनाव का सियासी पारा भी उछाल पर है। प्रधानमंत्री आज करीमगंज जा रहे हैं, असम। आपसे चाहेंगे कि कैमरामैन से अगर आप कहें पीछे किस तरीके का उत्साह है जनता में, उनका जोश अगर यहाँ तक पहुँच पाए। और इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में असम की जनता ने विकास होते हुए देखा है, आगे बढ़ा है विकास, चाहे वो पिछड़े तबके के लोग हों या फिर किसान हो, मजदूर हो। और भाजपा इसी पिछड़े तबके की बात करती है, पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति की बात करती है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, असम एक छोटा राज्य है, लेकिन कनेक्टिविटी की मोर्चे की बात करें तो तमाम दुर्गम रास्तों के बावजूद असम में कनेक्टिविटी शानदार है। 6 एयरपोर्ट है यहाँ पर, तमाम जोरहट में, डिब्रूगढ़ में, सिलचर में, तमाम जगहों पर, तेजपुर में, गुवाहाटी में, तमाम जगहों पर एयरपोर्ट है। और यहाँ की चाय पत्ती विदेशों तक पहुँचती है हवाई जहाज के माध्यम से। तो कनेक्टिविटी के मोर्चे पर तमाम कठिनाइयों के बावजूद एक सुगम रास्ता बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ के लोगों ने की है, यहाँ की सरकारें ने की है, जिसका जिक्र गृहमंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों कहा कि तमाम सरकारों ने अच्छा काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के दौरान एक उम्मीद जगाई है। यहाँ के जो नौजवान हैं उनके भीतर जिजीविसा जो है वो बढ़ाने की कोशिश की है। और नौजवानों का कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। लिहाजा उन्हें ये उम्मीद है कि अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं जो उनकी बेरोजगारी है वो दूर होगी। चाय बागान में जो काम करने वाले लोग हैं उनके वेजेज को बढ़ाने की बात कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उससे इत्तेफाक रखती है। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि मजदूरों के जो हक हुकूक की बात है उसको कैसे रेज किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के साथ आने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है। यह जो इलाका है, इस इलाके में 3 विधायक हैं बदरुद्दीन अजमल के, उनका ये गढ़ माना जाता है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर अपना परचम लहराया। करीमगंज और सिलचर दोनों लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब बीजेपी बहुत तेजी से पांव पसार रही है और खास करके हिंदी भाषी और जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं उनके बीच भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है। और बीजेपी ने पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों पर यहाँ पर टिकट दिया है और उन पर एक बार दांव लगाया है। अगर वो चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो राज्य की तरक्की में भागीदार बनेंगे। बिल्कुल राजेश, असम की जनता ने विकास का स्वाद चखा है भाजपा के सरकार के नेतृत्व में और चाहती है कि विकास की राह पर ही आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ जुड़ने के। और कला और संस्कृति का बेहतरीन मेल है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम की माजुली, इससे जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। सुनिए, अजी पंडित जी हैं या चले गए? अरे बिल्कुल हैं, महादेव की कृपा से चिरंजीव हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या काम है? पूजा करवानी है। पंडित जी की? पंडित जी की नहीं तो घर की। हम बड़ी मेहनत के बाद अपना एक घर बनवा रहे हैं। वाह। तो उसे तूफानों से, बारिशों से और वो बुरी नजर से बचाने के लिए। देखिए, इन सारी चीजों के उपाय सिर्फ कुंडली में नहीं मिलेगा आपको, बल्कि वंडर सीमेंट की दुकान में मिलेंगे ही मिलेंगे। वंडर सीमेंट की क्वालिटी और उसके हर बैग की कंसिस्टेंसी किसी और सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। Mankind's first luxury, chocolate. Today, we unleash its dark side. No mercy to the sun-ripened cocoa beans. No compassion in extracting pure chocolate. Generously embracing fruits, nuts, coffee, and even tea. This is the alchemy of dark chocolate. Amul Dark Chocolates. Dark, a little more delicious. ब्रेक के बाद मिर्जू प्राइम में आपका स्वागत है।
कला और संस्कृति का बेहतरीन मेल है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आसाम के माजुली, जहां बिखरी है अपार सुंदरता। लेकिन इस द्वीप को मुखौटा बनाने की कला के रूप में भी जाना जाता है। माजुली में प्राकृतिक पदार्थों से बने अद्भुत मुखौटे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पेश है हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं। माजुली में मुखौटा बनाने की कला बहुत पुरानी है। वैष्णव संत शंकर देव और माधव देव ने कई नाटक लिखे हैं। इन नाटकों में अभिनय करने के लिए माजुली के मुखौटों का सहारा लिया जाता है। इन मुखौटों के बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। सबसे पहले जिस पात्र का भी मुखौटा बनाना होता है, उसका बांस की महीन पट्टियों से खांचा तैयार किया जाता है। दूसरे चरण में इस खांचे के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। इसमें कार्डबोर्ड, गाय के गोबर का भी इस्तेमाल होता है। एक मुखौटा कम से कम 3 दिनों में जाकर तैयार होता है। तैयार मुखौटे को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रंगों में पेंट भी किया जाता है। पहला स्टेज होगा खांचा, सेकंड स्टेज आएगा कॉटन क्लॉथ, मतलब खांचा का ऊपर सेकंड स्टेज हम लोग चिपका दिए हुए क्ले का साथ, पोतरी क्ले, जो ये पॉट बनाने वाला क्ले है ना, ये लाइक इज ग्लू एक्चुअली। वो मिट्टी लेके और फिर भी इसका ऊपर दोनों मिट्टी और गोबर दोनों मिक्स करके शेप दिए हुए। ये होने के बाद फिर से हम लोग कपड़ा लगा के ऐसे, ये तो 4th स्टेज का काम किए हुए, ऐसे ये 4th स्टेज गोबर का ऊपर हम लोग शेप देने के बाद ये कपड़ा लगा दिया हुआ, फिर भी इसका ऊपर हम लोग कलर करके 5th स्टेज, मतलब बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक चीज से बनाए हैं, कोई प्लास्टिक सिंथेटिक चीज हम लोग इस्तेमाल नहीं की। यहाँ 3 तरह के मुखौटे बनाए जाते हैं। बड़ा मुख यानी जो शरीर के आकार का होता है, लोतोकाई मुखा यानी जिसके आंखें और जीभ वगैरह हिल सकती हैं, और मुख मुखा यानी मुंह के आकार का मुखौटा। माजुली में मुखौटा बनाने की यह कला आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मुखौटों की यह परंपरा महान संत शंकर देव की ही देन है। वैष्णव परंपरा में बदलाव की लहर लाने वाले शंकर देव ने रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियों को कहने के लिए रंगमंचीय विधा का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने भावना कहा। इसके लिए उन्होंने मुखौटों का इस्तेमाल करना शुरू किया। असम संस्कृत के जड़ से जुड़े इन मुखौटों की चर्चा आज माजुली से निकलकर लंदन तक में हो रही है। ज्यादातर जो मुखौटे हैं उनका प्रयोग रामायण, महाभारत और इसके अलावा कृष्ण लीला से जुड़े जो पात्र हैं वो नाटक करते हैं, उसमें इन मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। और खासियत मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक बनाए जाते हैं। बांस, मिट्टी और जो कलर हैं वो इसका प्रयोग किया जाता है। माजुली से ये मुखौटे इतने फेमस हो गए कि लंदन तक पहुंच गए हैं। कैमरामैन केटी राव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, माजुली। तो मुखौटों की सुंदर और दिलचस्प दुनिया। और अब रुक करते हैं दक्षिण भारत का। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भी तमाम पार्टियां जनता के बीच जाकर वोट मांग रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने राज्य के किसानों के हित में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। तिरुवरूर में विभिन्न जगहों पर चुनावी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के जीविकोपार्जन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी मांगों पर काम किया है। वहीं तमिलनाडु में उप मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम आज तिरुवोत्रियूर विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और अभिनेत्री से नेता बनी खुशबू सुंदर ने आज चेन्नई के 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। तो दक्षिण भारत में भी चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। और जानकारी के लिए अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर भी तमाम राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पार्टियां जो है जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देखिए प्रगति, आज अभी जो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं आईडीएम के अलायंस के साथ, खुशबू सुंदर, उन्होंने 1000 लाइट सीट से अपना नामांकन भरा। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो चेपक सीट से अपना नामांकन भर सकती है, लेकिन चेपक सीट डीएमके पाले में गई और डीएमके की तरफ से उदयगिरी उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और खुशबू सुंदर को चेपक सीट से हटाकर उन्हें 1000 लाइट सीट दी गई है। ये सीट भी डीएमके का एक कहें तो बैस्टियन सीट है। करुणानिधि इसी सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे थे। ये उन्हीं का कहें तो एक तरीके से इलाका रहा है।
ऐसे में खुशबू सुंदर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से वो ये सीट अपने लिए निकाल पाती है। इसके अलावा बाकी अगर क्षेत्र की बात करें तो ओपीएस यानी जो पनीरसेल्वम है, चाहे ईपीएस एडप्पाडी पलानीस्वामी, उन्होंने लगातार इस राज्य में अपने चुनावी दौरे को तेज कर दिया है। सेलम जहां पर की एडप्पाडी का वो इलाका जहां से उन्होंने एडप्पाडी से अपना नामांकन भी दाखिल किया, वहां भी उन्होंने रैलियां की, वहां भी कई क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार किया। और इसके अलावा जो मुख्य रूप से मुद्दा वो बना रहे हैं किसानों के वेलफेयर का है कि किस प्रकार से किसानों को करीब 40,000 करोड़ रुपए का लोन वेवर उन्होंने ऑफर किया था अपने कोल मैनिफेस्टो में, और उसे वो पूरी तरह से पूरा कर पाए हैं, डिलीवर कर पाए हैं। ऑलमोस्ट उसके अलावा भी एक नई जो किश्त है किसानों के लोन वेवर की वो एआईएडीएमके सरकार ने रिलीज की थी। तो एक तरीके से किसानों के हितों पर किए गए अपने कामों को वो आधार बनाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी नए जो तमाम वादे किए गए हैं महिलाओं के लिए को टारगेट करते हुए, यूथ को टारगेट करते हुए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करते हुए, ये भी ऐसे मसले हैं जिन पर सभी पार्टियां काम कर रही हैं और मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल। अभिषेक, अगर बात करें कद्दावर नेताओं की, बड़े चेहरों की बात करें तो कई कद्दावर नेता इस बार चुनाव में नहीं है, और शशिकला और रजनीकांत की बात की जा रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपने पैर पीछे हटा लिए हैं। ऐसे में क्या देखते हैं, अब युवा नेताओं की तरफ जनता आकर्षित होगी, अनुभवी नेताओं की कमी क्या खलेगी पार्टियों को? देखिए, अनुभवी नेताओं में जो दो स्टालवर्ड थे, करुणानिधि और जयललिता, वो तो अब इस चुनावी परिदृश्य से गायब हो चुके हैं। हालांकि उनकी यादें हैं और उनके जो उनका नाम है वो जरूर उनकी पार्टी, जो रिस्पेक्टिव पार्टी से उनकी, वो पकड़ कर बैठी हुई है, थामे हुए हैं कि शायद उसी के सहारे वो आगे भी बढ़ पाएंगी। युवा नेताओं की बात करें तो उदयनिधि को भी युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो करुणानिधि के पोते हैं, यानी स्टालिन के बेटे हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है। चीफ मिनिस्टर के चेहरे की हम बात करें तो कमल हसन है, उन्हें भी युवा कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। स्टालिन है, वो 68 साल के हैं। ओपीएस जो ईपीएस जो कि एआईएडीएमके के धड़े को लीड कर रहे हैं, वो चुनाव वो है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तो किसी भी तरीके से किसी भी युवा के नाम पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि कुछ एक युवा चेहरे जरूर है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जो दो ध्रुवीय राजनीति रही है तमिलनाडु की एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में, वो इस मामले को पेचीदा बनाती है। इसके अलावा इस बार एक कहे तो एक नया जो ट्रेंड है कि कमल हसन की पार्टी के एमएनएम की बात कर लें, करुणानिधि की पार्टी डीएमके की बात करें, या जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके की बात करें, जो फ्रीबीज हैं, फ्री में देने का जो यहाँ एक रवायत रही है तमिलनाडु की राजनीति में, जी अभिषेक, तो आप सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो को देखो तो लगातार ये लगभग एक ही तरीके की चीजें लोगों को ऑफर कर रही है। ऐसे में लोग निश्चित रूप से अनुभवी राजनीति की तरफ, एक कुशल प्रशासक के रूप में जिन नेताओं ने या जिन पार्टियों ने अपनी पहुंच बनाई आम जनता के रूप में, उनके तरफ ज्यादा जो झुकाव उनका देखा जा रहा है, रादर देन जैसे कमल हसन की पार्टी जो बिल्कुल नहीं है, जिनके प्रोमिसेस तो बहुत ही बड़े हैं लेकिन उनके पास कोई अनुभव नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी ये राह मुश्किल जरूर दिखती है यहाँ पर। बिल्कुल। तो चाहे नया चेहरा हो या फिर अनुभव की बात हो, इन तमाम राज्यों की जनता को भी विकास की दरकार है, बदलाव की दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में वाहनों की स्क्रैप नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने वाहन निर्माताओं को पहले ही एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के मूल्य में 5% की कमी करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य भी ऐसी खरीद पर पंजीकरण और रोड टैक्स में रियायत दे सकते हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण और हवा को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फायदा होगा। तो स्क्रैप नीति की घोषणा हुई है और नितिन गडकरी ने कहा कि 1 साल के भीतर भारत में बनी 100% लिथियम बैटरियों का भी इस्तेमाल होगा। लिथियम आयन बैटरी 81% हिंदुस्तान में बन रही है और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ बताता हूं कि ये कोई बात चर्चा करते हैं कि लिथियम आयन का स्टॉक किसी और देश ने ले लिया है, वर्ल्ड में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है।
आने वाले समय में 1 साल के अंदर 100% लिथियम आयन बैटरी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगी। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में अभी 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में भारत वाहन निर्माण का हब बन जाएगा। हिंदुस्तान ये 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अभी सभी देश के वर्ल्ड के ब्रांड, अभी टेस्ला भी आ रहा है, अभी मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर दुनिया के सब ब्रांड हिंदुस्तान में है और 5 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 हब बनेगा। सदन के कामकाज पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज स्क्रैप नीति की घोषणा कर दी है केंद्रीय परिवहन मंत्री ने। ये नीति जो है वो ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी अहम है, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए रजनी, प्रस्तावित जो स्क्रैप पॉलिसी है वाहन उद्योग को लेकर, उसके बारे में जो बयान दिया है आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इससे दरअसल एक रिसाइकिल तमाम जो स्क्रैप होते हैं उससे जो कलपुर्जा है जब बनाए जाएंगे तो इसकी एक लागत जो है वो कम होगी। नए वाहन उद्योग में हम जानते हैं कि जो कंपनियों की जो लागत होती है कलपुर्जे को लेकर, उसमें भी कमी आएगी। और दूसरी अहम बात ये होगी कि प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। और चूंकि ऑटोमोबाइल हब बनने की ओर भारत बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्क्रैप पॉलिसी का फायदा ये होगा कि लोग नए वाहन लेने की ओर ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन होगी, जैसा कि नितिन गडकरी ने आज प्रस्तावित नीति के बारे में ऐलान करते हुए लोकसभा में बताया। और हम जानते हैं कि राज्यसभा में भी वो 2:30 बजे के करीब इस बारे में ऐलान करेंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से वाहन उद्योग को गति मिले, पुराने वाहन चलाने को लेकर लोग हतोत्साहित हो और नए वाहन खरीदें, और साथ ही साथ कलपुर्जा निर्माण में रिसाइकिल कर इन जो स्क्रैप आए उसका इस्तेमाल हो, जिससे वाहन उद्योग को भी उनके कलपुर्जे पर लागत घटाई जा सके। तो ये एक बहुत विस्तृत नीति है जिस बारे में आज लोकसभा में बयान दिया है नितिन गडकरी ने। साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से लिथियम बैटरी के भारत में मेड इन इंडिया बैटरी अगले 1 साल में बनने लगेगी और बैटरी से जो चलने वाले जो वाहन हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। तो एक समग्र नीति जो वाहन सेक्टर में किस तरह से सरकार बढ़ रही है, जिसका आने वाले दिनों में फायदा होगा, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे और साथ ही साथ प्रदूषण में कमी लाई जा सकेगी। वाहन उद्योग का जो प्रदूषण है उसमें कमी लाई जा सकेगी। तो निश्चित तौर पर एक विस्तार से इस पर जानकारी आज नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी है और राज्यसभा में भी इस पर बयान देंगे। जी, वाहन निर्माण में हब बनेगा भारत इस नीति से, और न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये नीति काफी फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी की। और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया के लिए जारी नई गाइडलाइंस पर कहा कि ये मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग दोनों से जुड़ा है। भारत में सोशल मीडिया के 140 करोड़ यूजर्स हैं। दिशा रवि के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। भारत को बदनाम करने के लिए कोई भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर सकता है। India is proud to have nearly 140 crore users of social media. LinkedIn, WhatsApp, Twitter, Facebook, sir. They are free to do business in India. They have empowered ordinary Indians. They ask questions. The government welcomes dissent, sir. The issue is not of use of social media. The issue is of abuse and misuse of social media. The second point is, sir, Internet is a powerful invention of human mind, but it should not become the monopoly of few. And we have taken a position, any attempt to create imperialism of internet by few companies is not acceptable. Now coming to the specific question, sir, this is something based upon law and order. The police has taken action. It is under judicial process based upon reason. This house has to consider, should some people abuse social media internationally to defame India, to promote nationalism, is a larger question to be considered. सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सरकार सख्त है। और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं से गरीबों को फायदा हुआ है और किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है और न ही किसी का तुष्टीकरण हुआ है। 2 करोड़ गरीबों को जो घर मिला
जो 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत फायदा मिल रहा है, 2 करोड़ 36 लाख लोगों को मुद्रा योजना का लाभ जो मिला है, और जो गांव थे वो जो दशकों से अंधेरों में थे, उन गांवों में जहां बिजली पहुंची है, 1 करोड़ 69 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का जो लाभ मिला है, फसल योजना लाभ 8 करोड़ 90 लाख लोगों को जो दिया गया है, 6 लाख से अधिक गांव में शौचालय मुक्त किए गए हैं, 42 करोड़ जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो लाभ मिला है, इन सभी में 22 से 38% वो गरीब हैं, अल्पसंख्यक और कमजोर तबके, जिनको कि इसमें लाभ मिला है, उसमें 50% महिलाएं हैं। और अब बात कोरोना संक्रमण की। देश के कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। बीते 15 दिनों में देश के 16 राज्यों के कई इलाकों में नए मामले सामने आने की रफ्तार 150% को भी पार कर गई है, तो वहीं 17 राज्यों के 55 जिले ऐसे हैं जहां नए मामले सामने आने की रफ्तार 100% को पार कर गई है। देश में पॉजिटिविटी दर 5% से कम है, लेकिन ये पिछले सप्ताह के मुकाबले बढ़ती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ते मामलों के बाद RT-PCR टेस्ट ज्यादा कराने, मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने और टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीटमेंट की रणनीति पर और ज्यादा फोकस करने की सलाह दी है। और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज पालघर जिले में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल बंद करने का आदेश दिया गया है। पालघर के नंडोरे आदिवासी आश्रमशाला में 30 छात्र और 1 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद हॉस्टल को सील कर दिया गया। नंडोरे आश्रम स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल है। जांच में पता चला है कि कुछ छात्रों के प्रारंभिक लक्षणों के बाद 193 छात्रों की जांच की गई, जिसमें 31 लोग संक्रमित पाए गए। संक्रमित छात्रों में 24 लड़कियां हैं जबकि 6 लड़के हैं। 9 लड़कियों को इलाज के लिए ग्रामीण अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में। श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, पालघर में एक स्कूल में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं। जी बिल्कुल, आश्रमशाला है ये पालघर के इलाके में और नंदोरे इलाका पड़ता है ये। यहाँ पर जिस तरीके से आपने भी बताया कि कुछ दिनों पहले लक्षण दिख रहे थे बच्चों में, उसके बाद में टेस्ट करवाए गए जिसमें से पॉजिटिव आए 30 बच्चे और उसके साथ में जो उनके शिक्षक हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं उसमें। इसके अलावा सारे जो आश्रमशाला स्कूल्स जो हैं उसके आसपास के इलाके, पालघर के सभी स्कूल्स, आश्रमशाला, उन्हें बंद करा दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चे आसपास आते हैं, स्कूल में रोज आते हैं, रेगुलर आते हैं, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मास्क नहीं लगा के रखते हैं, और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है कि पूरी तरीके से ये बंद कर दिया जाएगा ताकि बच्चे आपस में ना मिले। इसके अलावा जो बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं ट्यूटर के साथ में, उनका इलाज चल रहा है कोविड सेंटर में। और दूसरी जगहों की भी बात कर लें अगर महाराष्ट्र में, तो जो ज़िले हैं जैसे पुणे, नागपुर, यवतमाल, अमरावती, जलगांव, ये सारे इलाकों में पहले से ही हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंजेंट मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। या तो आप लॉकडाउन की बात कर लीजिए या तो नाइट कर्फ्यू की बात कर लीजिए। कई सारे जगहों पर सैटरडे संडे के जो बाजार लगते हैं या सैटरडे संडे को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है, जनता कर्फ्यू कर दिया गया है। कई सारी जगहों पर स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो 1 बजे तक ही ऑपरेट कर पाएंगे और रात में नाइट कर्फ्यू लग जाएंगे। कई सारी जगहों पर संचार बंदी भी लगाई गई है महाराष्ट्र में ताकि संक्रमण को रोका जा सके। जैसे नागपुर की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी संचार बंदी लगी हुई है, लॉकडाउन लगाया गया है। कोई जो गाड़ी है बिना एसेंशियल सर्विसेज में जो नहीं है वो ना बॉर्डर के बाहर जा सकता है और ना बाहर से गाड़ी अंदर आ सकता है। तो ये कोशिश है कि संक्रमण को वहीं पे अरेस्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आप नंबर देखें महाराष्ट्र की जो कल आए हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा उछाल रिकॉर्ड करा रहा है, क्योंकि उसके एक दिन पहले हमने देखा 17,000 के ऊपर केसेस आए थे, लेकिन कल जब हमने देखा तो 23,000 के ऊपर केसेस आए हैं। तो लगभग 5,000 के केसेस की जंप यहाँ पर हम देख रहे हैं।
महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेज की जा रही है। कल प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ में जो मीटिंग ली है और उसके बाद में निर्देश दिए स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तेजी भी आई है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। कल ही हमने देखा कि 2,74,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिए गए। इसके अलावा पूरे अगर आज तक के वैक्सीनेशन की बात कर लें तो 36,40,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अरेस्ट कर सके कोविड के इस वायरस को। और इसके अलावा भी कई सारे ज़िले हैं जो अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं ताकि हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जा सके, कंटेनमेंट जोन्स आइडेंटिफाई किए जा सकें और वहां से संक्रमण बाहर ना निकले ताकि और इसके नंबर्स जो हैं वो ना बढ़ सके। बिल्कुल, महाराष्ट्र में लग रहा है कि जैसे स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है और वापस जो है अभियान जो है कोरोना नियंत्रण का वो वापस ट्रैक पर आए, उसके लिए सख्त कदम उठाने ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा आपका। और देश में कोरोना संकट के चलते पाबंदियों का दौर शुरू हो रहा है और कई शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ को सीमित करने के लिए प्रशासन कई कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अहमदाबाद में सभी पार्कों और उद्यानों को आज से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है। शहर की कांकरिया लेक और चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे। इससे पहले मंगलवार को अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। गुजरात भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के मामलों में बीते करीब 1 महीने में तेजी देखने को मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इसका सामना करेंगे, केवल सावधानी ही इसका बचाव है। उन्होंने कहा कि वे आज शाम को एक बार फिर से जिले के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो और सख्ती बढ़ाने के लिए फैसले लिए जाएंगे। 1 अप्रैल से स्कूल खोलने हैं या नहीं, इस पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करेंगे, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है और इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है मतलब होना है। आज शाम को कुछ और फैसले लूंगा मैं। आज मेरी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओ, डीन मेडिकल कॉलेज, शाम को सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी ने बताया है कि जब से मामले बढ़े हैं तब से सख्ती और बढ़ा दी गई है। मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का चालान काटा जा रहा है और तुरंत मास्क भी दिया जा रहा है। जब से कोरोना के केसेस और बढ़े हैं, हमने सख्ती और कर दी है। हम लोगों का जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं या वायलेट कर रहे हैं गाइडलाइंस का, उनका चालान कर रहे हैं। वो चालान 2000 रुपए का होता है और साथ ही साथ हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि आपका ये गवर्नमेंट का ये रूल है और आपको उसको फॉलो करना है। और इमीडिएटली हम लोग ये मास्क है जो उनको बांट भी रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं ऐसे लोग। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कुवैत के विदेश मंत्री डॉक्टर अहमद नासिर मोहम्मद अल सबहा का नई दिल्ली में स्वागत किया। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय एजेंडे और क्षेत्रीय विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कुवैती विदेश मंत्री के साथ संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। फ्रांस की सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर पेरिस सहित देश के कई हिस्सों में प्रतिबंधों को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सरकार के प्रवक्ता ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। ग्रेटर पेरिस क्षेत्र में सख्त प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा, जहां 1 लाख की संख्या पर करीब 400 संक्रमण के मामले हैं। क्षेत्र के अस्पतालों में सभी आईसीयू वार्ड्स मरीजों से भरे हुए हैं। प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि पेरिस में लागू होने वाले नए उपाय लॉकडाउन के समान ही होंगे। देश भर में लागू नाइट कर्फ्यू के अलावा भूमध्य रिवेरा और उत्तरी क्षेत्र में वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है।
प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स आज नए प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे। फ्रांस में अब तक 41 लाख से ज्यादा कोविड के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 91,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। और रुक करते हैं म्यांमार का। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली और सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दक्षिणी जिले दावेई में प्रदर्शनकारियों ने कल मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली निनमाऊ से तिजित तक लगभग 7.5 किलोमीटर तक निकाली गई। गौरतलब है कि 1 फरवरी को म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश में अशांति है। आंग सान सू की रिहाई को लोकतंत्र की बहाली को लेकर म्यांमार में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ रहे हैं अशोक मरतोलिया। शुक्रिया रजनी। स्पोर्ट्स प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज की T20 का आखिरी चौथा मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे है और इंग्लिश टीम अगर आज का मुकाबला जीत जाती है तो टीम सीरीज को अपने नाम कर लेगी। इसलिए भारत के लिहाज से यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। जिसने जीता टॉस उसने जीता मुकाबला। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज के पिछले 3 मुकाबलों से यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब दबाव टीम इंडिया पर टॉस जीतने का भी है और मुकाबला अपना बनाने का भी, लेकिन टॉस पर बस नहीं है। हाँ, मुकाबला जीतना जरूर उनके हाथ में है, जिसके लिए सीधे तौर पर बल्लेबाजों को सटीक बल्लेबाजी का उदाहरण पेश करना होगा। एक अच्छी ओपनिंग ना मिल पाना टीम के लिए धीरे धीरे सिरदर्द बन रहा है और इस दर्द का ही नतीजा है कि पहले 6 ओवर में जब फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है तो रन मन मुताबिक टीम इंडिया की झोली में नहीं आ रहे। केएल राहुल लगातार फ्लॉप हैं। ऐसे में चौथे T20 में ओपनिंग में क्या तस्वीर बनती है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अंतिम 11 सिलेक्ट करने में एक गलती टीम इंडिया के सीरीज जीतने के सपने को चकनाचूर कर देगी। वैसे केवल बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी टीम को अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि 2 ड्रॉप कैच की कीमत टीम को तीसरा T20 मुकाबला गंवाकर चुकानी पड़ी है। इंग्लैंड टीम की बात करें तो टीम मार्कवुड के आने के बाद से और सॉलिड हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में एक साथ क्लिक कर रही है। जोस बटलर शानदार फॉर्म में है तो डेविड मलान भी मंझे हुए नजर आ रहे हैं। ये टीम मनोवैज्ञानिक तौर पर भी टीम इंडिया पर भारी पड़ रही है। चौथे मुकाबले में टीम पर दबाव कम होगा। ऐसे में इंग्लिश टीम और बेहतर तरीके से खुद को सामने रख सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने डीडी न्यूज से खास बात करते हुए कहा कि महिला क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों से काफी प्रगति देखने को मिली है। अब महिला क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रही है। गावस्कर ने मिथाली राज के बारे में कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर यह मुकाम हासिल किया। I think somebody who is such a role model. I mean, look at the number of years that she's been playing. You know, that takes some courage to be able to play. That takes some dedication to be able to play. That takes some determination to hang in there. Because remember, for the better part of her career, she didn't quite have the sort of exposure and the support that women's cricket is getting now. And it's so good to see them play because, you know, I mean, I think that there's women's cricket is any day more elegant, more stylish than the men's game. And now they're beginning to play the power game as well. सुनील गावस्कर ने अपने फिटनेस के बारे में कहा कि 71 साल की उम्र में भी फिट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे स्पीड वॉकिंग करते हैं, साथ ही खाना कम खाते हैं, जिससे दिन भर उनकी ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में चेल्सी ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-0 से हराकर पहले लेग के आधार पर एग्रीगेट स्कोर 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही चेल्सी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चेल्सी की तरफ से पहला गोल खेल के 34वें मिनट में देखने को मिला, जब उनके खिलाड़ी हाकिम जीएस ने टीमो वार्नर से मिले पास को गोल में बदलकर अपनी टीम को मुकाबले में 1-0 से आगे कर दिया। दूसरा गोल चेल्सी की तरफ से इंजरी टाइम में देखने को मिला, इसे उनके खिलाड़ी एमरसन ने किया। यह 7 साल में पहली बार है जब चेल्सी ने एग्रीगेट स्कोर 3-0 से आधार पर एटलेटिको मैड्रिड को हराकर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
जर्मन दिग्गज क्लब बायर्न म्यूनिख ने भी चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बायर्न ने राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में लाजियो को 2-1 से हरा दिया। इस तरह पहले मैच के स्कोर के आधार पर एग्रीगेट 6-2 से बायर्न ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। दूसरे लेग के मैच में बायर्न की तरफ से लेवेंडोस्की ने खेल के 33वें मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल दागा, जबकि दूसरा गोल चौपो-मोटिंग ने खेल के 73वें मिनट में किया। लाजियो की तरफ से एकमात्र गोल खेल के 82वें मिनट में देखने को मिला। यह गोल उनके खिलाड़ी पेरोले ने किया। तो स्पोर्ट्स प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बहुत शुक्रिया अशोक आपका। और मिड डे प्राइम में अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। और शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल की महिलाओं ने अपने सेब की अच्छी कीमत ना मिलने के बाद कुछ ऐसा काम कर दिखाया है जिससे न केवल उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है बल्कि उनके इस काम की काफी सराहना भी हो रही है। पेश है रिपोर्ट। सेब के कम दाम मिलने के कारण रोहड़ू उपमंडल के समोली गांव की महिलाओं ने अपने सेब की फसल की प्रोसेसिंग करने का निर्णय लिया ताकि उनका सेब बेकार भी न जाए और अच्छी कमाई भी हो सके। इसके लिए महिलाओं ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे फूड प्रोसेसिंग शिविर में प्रशिक्षण लिया और स्वयं सहायता समूह बनाकर बी ग्रेड सेबों से चटनी बनाकर मार्केट में उतारा। कोरोना काल में समोली गांव की महिला सुदर्शना ने अपने सेबों की दुर्दशा और कम दाम मिलने से आहत होकर 5 महिलाओं के साथ सुदर्शना नामक स्वयं सहायता समूह व झांसी नामक ग्राम समूह का गठन किया। ये जो हमारा सेब है वो SPNF का है, तो हम देख रहे थे कि बी ग्रेड हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाता है और बहुत ही कम सस्ते दामों में जाता है। तो इसी तहत हमारे पास हॉर्टिकल्चर से और ब्लॉक के थ्रू एक ट्रेनिंग करवाई, तो हम वहाँ गए थे उस ट्रेनिंग को करने और उन्होंने हमें ट्रेनिंग सिखाई कि जैसे सेब से जूस हम चटनी बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं। कम से कम 20 से 25 औरतें इस काम को करना चाहती है और कर भी रहे हैं। आगे हमारा जो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में जा रहा है। समूह के माध्यम से महिलाओं द्वारा निर्मित रोहड़ू वैली हिमाचली चटपटी चटनी आज न केवल हिमाचल बल्कि बेंगलुरु और पंजाब सहित देश के कई शहरों में बिक रही है। समूह की सदस्य उर्मिला का कहना है कि सेब की खराब हालत को देखते हुए ही उन्होंने सेब की प्रोसेसिंग का निर्णय लिया। हमारा सेब है सर एक